पास्ट में ऑलरेडी आप लोगों से नामदफा नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठा के देखे होंगे तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पर लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे एंगल में आप लोग यहाँ पर बताकर चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में आप लोग इसका आंसर बताएगा और फिर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा। तो बात की जा रही है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, किसके बारे में, ये है यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क के बारे में बोला गया कि नामदफा नेशनल पार्क जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में पड़ता है। दूसरा बोला गया कि ये अकेला इस लोता नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये अकेला लोता नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जहां पर 4 फिलाइन स्पीसीज ऑफ बिग कैट पाई जाती हैं, यानी कि जो बिल्ली के जैसी दिखने वाली जो स्पीसीज हैं, बड़ी कैट जैसे कि लेपर्ड नहीं होता है उस तरीके की 4 स्पीसीज यहां पर पाई जाती हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोगों को ये बतानी है, ए बी सी या फिर डी। तो क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। तब तक मैं आप लोग यहां पर लेकर चलता हूं नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए, यहां पर ये है आप लोगों के सामने नामदफा नेशनल पार्क। रेन फॉरेस्ट जो रिजर्व है ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टाइगर हैबिटेट यानी कि जो शेर हैं यहाँ पर वो भी आप लोगों को पाए जाते हैं, बेसिकली जो टाइगर है चीता बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एग्जैक्ट लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जब मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा जो दूसरे वाला मैप होता है तो इसमें आप लोग और अच्छे से इसकी लोकेशन एग्जैक्टली देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, 1 सेकेंड, ये बीचों बीच आप लोग यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ये देखें तो ये हो गया एग्जैक्ट यहाँ पर ये जो ग्रीनरी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है तो ये है यहाँ पर नेशनल पार्क। इतना घना जंगल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। इसको अगर थोड़ा सा आप लोग 3D में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग इसको देख पाएंगे। ये है कंप्लीटली ये फॉरेस्ट एरिया जिसके बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा इसको अगर और जूम करोगे तो और आप लोगों को चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी। अब ये मत बोलना कि सर लेपर्ड दिखा दो, ठीक है लेपर्ड नहीं दिखेंगे यहाँ से। कौन कौन से लेपर्ड है उनके बारे में बात करूंगा बेसिकली अभी आप लोगों से। तो यहाँ पर ये है नेशनल पार्क जिसके बारे में आप लोगों से बात की। तो इनको आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ये गूगल मैप कैसे यूज करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं। तो ये म्यांमार और जो इंडिया के बॉर्डर पर पाया जाता है। तो म्यांमार हमारी कंट्री में 4 ऐसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बॉर्डर को टच करता है। बाकी यहाँ पर जो मैंने आप लोगों से बात की है अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर ये चिंगलांग डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को ये बेसिकली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और 4 जो यहाँ पर फिलाइन जो स्पीसीज हैं बिग कैट की वो पाई जाती हैं। इनके साइंटिफिक नेम भी इनके सामने लिखे हुए हैं, कई बार ये भी मैच करने के लिए आ जाते हैं। पहला है यहाँ पर टाइगर जिसको पैंथरा टिग्रिस के नाम से आप लोग जानते हैं। टाइगर को पैंथरा टिग्रिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरा है लेपर्ड, इसको बोलते हैं यहाँ पर पैंथरा पार्डूस। ठीक है, पैंथरा पार्डूस, तो पहले को पीटी दूसरे को पीपी। तीसरा यहाँ पर स्नो लेपर्ड, इसको बोलते हैं यहाँ पर पैंथरा अंसिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह है पीयू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर यह क्लाउडेड लेपर्ड, इसको बोलते हैं यहाँ पर नियोफिलिस नेबुलोस। ठीक है, तो ये है जिसको एन के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। एक हो गया पीपी, एक हो गया एन, एक हो गया पीटी, एक हो गया पीयू। ठीक है, तो ये 4 तरीके के जो यहाँ पर बेसिकली बिग कैट पाई जाती हैं इस अकेले नेशनल पार्क में। तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। और इससे इंपोर्टेंट इसकी ये भी है क्योंकि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में पाया जाता है, इनके अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, तो इसलिए भी इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में आई होप कि आप लोग कुछ नया सीखने को मिला होगा। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया की जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये यूएसए का एरिया है, यानी कि यहाँ के जो सिटीजन है ये यूएसए के सिटीजन माने जाते हैं। जैसे आप लोग यूएसए का मैप देखें, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया मैप के अंदर में, तो इसके जैसे आप लोग साउथ में आएंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, इसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे यहाँ पर आप लोग साउथ में इसके, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्यूर्टो रिको। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनकॉर्पोरेटेड जो यहाँ पर अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है, यानी कि अब तक ये जो टेरिटरी है ये यूएसए के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है, पर फिर भी इसको यूएसए के सिटीजन का दर्जा मिला हुआ है यहाँ के जो लोग हैं उनको। तो ये बार बार यहाँ पर रेफरेंडम वगैरह कराते हैं कि हमको एक तरीके से आप लोग ऐड कर लीजिए कि ताकि आप भी एक तरीके से यहाँ पर यूएसए का पार्ट माना जा सके और जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं उसमें इलेक्शन में भी ये पार्टिसिपेट कर सके। तो जो यहाँ पर अभी इसी के बारे में बात की जा रही है कि 3rd टाइम इन 10 ईयर
यूनाइटेड स्टेट जो टेरिटरी है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको, तो इसके द्वारा वोट की गई फेवर में स्टेटहुड के, यानी कि ये भी चाहते हैं हमको भी स्टेटहुड का दर्जा मिले, ठीक है। और इसी के साथ में करंट जो है टोटल मिलाकर 50 राज्य हैं यूएसए के अंदर में। जो यहां पर प्यूर्टो रिको है, यहां पर ऑफिशियली इसको कॉमनवेल्थ ऑफ प्यूर्टो रिको के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है, यानी कि यूएसए की जो टेरिटरी है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट अब तक नहीं किया गया, पर जो लोग हैं यहां पर उनको यूएसए का सिटीजन बोला जाता है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर जो लोग रहते हैं वो 1917 से यूएसए के सिटीजन है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके, ठीक है। इसी के साथ में जो प्यूर्टो रिको है यहां पर ये, इसमें वोटिंग राइट नहीं है जब यहां पर यूएसए की कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इसके बारे में, क्योंकि यूएसए के इलेक्शन भी अभी हुए हैं और यहां पर फिर से अभी इनके द्वारा यहां पर वोट की गई है कि हमको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है जियोग्राफिकल, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है इसके बारे में। तो जो प्यूर्टो रिको है यहां पर, इसके पास में कोई वोटिंग राइट नहीं है, पर लेकिन अगर बात करें कैसे यहां पर यूएसए के साथ में कनेक्टेड है, तो यहां पर यह है प्यूर्टो रिको, ये फेडरल रिलेशन एक्ट 1950, तो यानी कि ये पर्टिकुलर एक्ट है यहां पर जिसके हिसाब से ये इनके साथ में यहां पर कनेक्ट है। ये लोकेशन आप लोगों को यहां पर दिख रही है, यहां पर ऊपर हो गया गल्फ ऑफ मेक्सिको, बीच में हो गई यहां पर प्यूर्टो रिको, इसको नीचे हो गया कैरेबियन सी, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरेबियन सी के बीच में भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन है ये, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये भी यहां पर मिलती जुलती है, जो भी हम लोगों ने न्यूज डिस्कस की है उसी के टाइप की न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी है जिसका नाम है यहां पर ट्रिस्टैन डा चुन्हा। ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी है ये वर्ल्ड में मोस्ट रिमोट ह्यूमन सेटलमेंट इसको बोला जाता है। मोस्ट रिमोट ह्यूमन सेटलमेंट क्यों बोला जाता है, यानी कि यहां पर जो लोग हैं वो यहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि यहां पर लोग रहते होंगे। जैसे ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है, ये हो गया यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इस साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि इसके बीच में आप लोग देखें, ये एग्जैक्ट जो लोकेशन मेंशन की है यहां पर, इसका नाम है ट्रिस्टन डे चुना, ठीक है। तो यहां पर लोग रहते हैं, तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई लोग यहां पर रहता होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। यहां पर इसके बारे में जानते हैं आखिर क्यों ये न्यूज में है। तो यहां पर ये जो आइसोलेटेड यूके की टेरिटरी है, ये याद रखना यहां पर ये, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड, इसको यहां पर एक तरीके से अभी जो डिक्लेयर किया गया इसको, ये लार्जेस्ट फुल्ली प्रोटेक्टेड मैरीन रिजर्व इन द अटलांटिक ओशन में यहां पर इसको लगभग 6,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जिसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो इसको मैरीन रिजर्व इन अटलांटिक ओशन, जो लार्जेस्ट मैरीन रिजर्व है अटलांटिक ओशन के अंदर, इसको डिक्लेयर किया गया है। और आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि किसकी टेरिटरी है यहां पर ये, तो ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जिसको आप लोग नॉर्मली कई भाषा में ग्रेट ब्रिटेन के नाम से और दूसरे शब्दों में इंग्लैंड भी आप लोग बोल देते हैं, हालांकि सारे के मैप जो है वो अलग अलग है। तो उस पर्टिकुलर एरिया की बात यहां पर की जा रही है। जो यहां पर ये है ट्रिस्टैन डा चुन्हा, ये एक रिमोट ग्रुप है जो वोल्केनो आइलैंड का, जो कि साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर आप लोगों को नजर आता है। मोस्ट रिमोट इनहेबिटेटेड ये आर्कियोपेलिगो, यानी कि जो आइलैंड है उसका एक ग्रुप है यहां पर ये वर्ल्ड में, जो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में ट्रिस्टन डा चुन्हा जो है ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है यहां पर, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर माने। आइलैंड जो है ये वर्ल्ड में हेरिटेज साइट है यहां पर जिसका नाम है गोहू, और इसी के साथ में यहां पर ये इनएक्सेसिबल आइलैंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं नॉर्मली, जिसमें सीबर्ड जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, सीबर्ड आइलैंड, ठीक है। तो ये भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये कहां पर है, ये है अटलांटिक ओशन के अंदर, जो लोकेशन है ना यहां पर ये सदर्न अटलांटिक ओशन है। ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, नीचे आगे तो सदर्न अटलांटिक ओशन है। तो ये पर्टिकुलर मैप बेस्ड क्वेश्चन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एग्जाम में बन जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साइड से। इनके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि इनके द्वारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ये यहां पर अभी नोटिफाई किए गए हैं, जिसके चलते कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, इसी के साथ में प्लेटफॉर्म वर्कर हैं जो अलग अलग एरिया में काम करते हैं, जैसे कि कोई अलग अलग जो प्लेटफॉर्म में हो गए, जैसे आप लोग देखते हैं उबर हो गया, ये कई तरीके आप लोगों ने देखा होगा, जो जोमेटो हो गया। तो इस तरीके जो वर्कर हैं उनके लिए यहां पर बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन है यहां पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए पोर्टल पर। तो आधार बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन होगा यहां पर एक तरीके से
कहीं ना कहीं बिल्डिंग और जो अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो एक तरीके से स्पेसिफाइड पोर्टल के लिए काम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर बोर्ड से, तो इनको सोशल सिक्योरिटी की हेल्प प्रोवाइड कराने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? ये किया जा रहा है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की साइड से। तो इनके द्वारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 सामने यहाँ पर लाए गए हैं, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ये जो न्यूज है यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है, कई बार पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड न्यूज पूछ ली जाती है। बात की जा रही है यहाँ पर यशवर्धन कुमार सिन्हा के बारे में। तो ये हमारी कंट्री के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, ये रिसेंटली इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। इससे पहले यहां पर इनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंटमेंट किया गया था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सिंस कब है? जनवरी 1, 2019, यानी कि लगभग यहां पर अगर बात करिए आप लोग, ये लास्ट ईयर जो जनवरी 1 से अब तक यहां पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां पर बना दिया गया है। हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको आप लोग आरटीआई एक्ट बोलते हैं, 2005 का। आरटीआई एक्ट जो है उसके हिसाब से हमारी कंट्री में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए जाते हैं, जो सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूट बनाया गया था बेसिकली 2005 में, ये इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के हिसाब से। ये बेसिकली उसका अगर आप लोग देखें यहां पर जो भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी होती है वहां पर आप लोगों को इसका जुडिक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कुछ बातें यहां पर, जो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे यहां पर, ये थे विजयहत हजीबुल्लाह, ठीक है, हबीबुल्लाह। तो ये फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। फर्स्ट वुमेन जो थी यहां पर, इनका नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम था दीपक सिंधु, ठीक है। तो ये फर्स्ट वुमेन थी। इसी के साथ में अगर आप लोग यहां पर फिलहाल जो है इनका नाम याद रखिएगा, यहां पर यह है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, पर्टिकुलर आप लोग यहां पर जिस तरीके से जो आर की डेट में आरटीआई फाइल करते हैं और उसके हिसाब से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो यहीं से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। टोटल मेंबर जो यहां पर देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों को एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10, यानी कि टोटल मिलाकर 11 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका बेसिकली नियुक्ति की जाती है। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में कई बार बन जाता है क्वेश्चन, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। ये जो न्यूज है हमारी कंट्री में खेलो इंडिया गेम के बारे में बात कर रही है। खेलो इंडिया गेम को पहले आप लोग खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से जानते थे आज के डेट में इनको, और पहले इनको खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से भी जाना जाता था। ये जो गेम है हमारी कंट्री में जनवरी से फरवरी के महीने में देखने को मिलते हैं, और ये जो बेसिकली गेम है इनके लिए एक एनुअल स्कॉलरशिप भी दी जाती है। एवरी ईयर यहाँ पर 1000 के करीब जो बच्चे हैं उनको चूज किया जाएगा और 5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से उनको दिए जाएंगे आने वाले टाइम के लिए, ताकि उनको प्रिपेयर किया जा सके इंटरनेशनल गेम के लिए। ये जो इवेंट था हमारी कंट्री में 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2020 में इसका तीसरा अभी इवेंट देखने को मिला था। तो यहां पर एक तरीके से ट्रेनर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, और काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्टिसिपेशन हमारी कंट्री में नजर आता है। जो पहले गेम हुए थे 2018 में दिल्ली में हुए थे, जो दिल्ली के अंदर गेम हुए थे उसमें हरियाणा के द्वारा टॉप किया गया था और दिल्ली तीसरे नंबर पर और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था। जो दूसरे गेम हुए थे वो पुणे में हुए थे, जब यहां पर महाराष्ट्र के द्वारा टॉप किया गया और दिल्ली तीसरे नंबर पर था और यहां पर दूसरे नंबर पर हरियाणा था। अब जो यहां पर तीसरे गेम हुए ये हुए आसाम गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। तो ये 2020 के गेम हुए, तो महाराष्ट्र पहले नंबर, हरियाणा दूसरे नंबर और दिल्ली तीसरे नंबर पर, यानी कि जो लास्ट ईयर का गेम था बिल्कुल उसी तरीके से अब की बार यहां पर लास्ट ईयर का जो मेडल टैली था वो ऐसा ही यहां पर देखने को मिला, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। यानी कि महाराष्ट्र पहला, हरियाणा दूसरा और दिल्ली तीसरे नंबर पर। आसाम गुवाहाटी में ये गेम हुए थे। अभी जो तीसरे गेम होंगे यहां पर 2021 में वो हरियाणा में हो गए अब की बार, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट जो गेम होने वाले हैं, पहले दिल्ली में, दूसरा पुणे महाराष्ट्र, तीसरा गुवाहाटी, अब की बार हरियाणा में ये गेम होने वाले हैं। तो इसी के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अभी इंसेंटिव देने की बात की गई है, यानी कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। लगभग 500 के करीब जो प्राइवेट एकेडमी है जो आज के दिन में हमारी कंट्री में जो प्लेयर हैं उनको ट्रेन कर रही है। तो ये जो अकेडमी है ये डिफरेंट कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, जिनका अचीवमेंट रहा है यहां पर अच्छे लेवल पर, जिनके द्वारा प्लेयर को ट्रेन किया गया है। खासकर अगर बात करें अच्छे लेवल के कोच अवेलेबल हैं यहां पर एकेडमी के अंदर, और क्वालिटी ऑफ फील्ड ऑफ प्ले, इसी के साथ में अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यहां पर रिक्वायरमेंट होती है गेम के लिए, और स्पोर्ट साइंस फैसिलिटी भी यहां पर, स्टाफ भी अच्छा है। यानी कि जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेयर को ट्रेन करने का काम कर रही है, इस डायरेक्शन में सही काम कर रही है, उसके बारे में आप लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं। तो यहां पर बेसिकली इनको ट्रेन किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इसके चलते हमारी जो कंट्री में स्पोर्ट मिनिस्ट्री है जो कि किरण रिजिजू के अंडर में है,
वो यहां पर बोल रहे हैं कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सही डायरेक्शन में अपना काम कर सके। तो ये है बेसिक यहां पर क्वेश्चन। ओके, आइडिया रखेगा हल्का सा। आगे चलते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री में पूरे नॉर्थ इंडिया में बिजली ही नहीं थी, यानी कि बिजली जो थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी। तो अभी यहां पर फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन न बने तो साइंटिफिक ऑफ जो यहां पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के द्वारा बोला गया है कि यहां पर एक ये लेबोरेटरी यहां पर बनाई गई है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसको SERC बोला गया है। ये यहां पर चेन्नई के अंदर बेस है। तो यहां पर ये एक तरीका इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जिसको इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम यानी कि ERS के नाम से जानते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो पावर फेलियर अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन में होता है तो उसको यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। देखिए, अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, ठीक है, जैसे साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई ऐसी और मैनमेड कोई डिस्ट्रप्शन आ गया जिसकी वजह से ऐसी हरकतें देखने को यहां पर मिलती है, ठीक है। तो उस टाइम पर यहां पर ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो कंटिन्यू रख सके, खासकर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी कंट्री में वो कंटिन्यू रह सके, तो उसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये काम यहां पर CSIR की साइड से यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी लेबोरेटरी है जो ये काम कर रही है। CSIR जो है हमारी कंट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से हम लोग जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी 1942 में इसको बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। वैसे ये जो रजिस्टर है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से इसको रजिस्टर किया गया। 1942 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके होते हैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर की जैसे यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिलती है यहां पर, तो तुरंत यहां पर ये पोस्ट इनको फ्री में मिल जाती है, यानी कि इसके लिए ना तो कोई इलेक्शन है और ना ही कोई अपॉइंटमेंट यहां पर होती है। ये बनते ही आप लोगों को साइड में ये पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे यहां पर अगर आप लोग मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनते हैं तो आप लोग इसके वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर जनरल कौन है आप लोग को बताना है। ये रिसर्च जो करती है जैसे ओशियन साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, मेटलर्जी, इसी के साथ में केमिकल, माइनिंग, जो फूड, पेट्रोलियम, लेदर, इन्वायरमेंट साइंस, ये सारे फील्ड है जिनमें यहां पर स्टडी करती है। तो इसको हिंदी में वैज्ञानिक तथ्य औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको CSR बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो गया। उत्तराखंड के अंदर यहां पर एक एयरपोर्ट है जिसको देहरादून एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं और नॉर्मली इसको यहां पर जोली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्वायरमेंट लिस्ट हो गई जो यहां पर, और जो लोकल रेजिडेंट हैं उनके द्वारा यहां पर अपोज किया जा रहा है इस जो पर्टिकुलर एयरपोर्ट को बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसके लिए यहां पर ये बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो एयरपोर्ट है जिसको देहरादून एयरपोर्ट या फिर जोली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, ये लोकेटेड है 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ देहरादून। ये कमर्शियल ऑपरेशन जो है यहां पर 30 मार्च 2008 से इसका स्टार्ट किया गया था। रनवे एक्सटेंशन की बात और भी कई सारी चीजें यहां पर की जा रही हैं। तो एयर गेटवे ऑफ गढ़वाल के नाम से भी इसको जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के टूरिज्म में। तो ये जो एयरपोर्ट है ये अपना काफी बड़ा रोल प्ले करता है, पर लेकिन जब इसको बढ़ाया जा रहा है तो लोकल लोग जो हैं वो पेड़ काटने के खिलाफ हैं, वो इसमें यहां पर पेड़ काटने के खिलाफ प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये एयरपोर्ट जो है ये अभी न्यूज में आ गया है। ओके, एक छोटी सी न्यूज है, हालांकि थोड़ी सी पुरानी ये न्यूज हो चुकी है, पर फिर भी कई बार आप लोगों की ऐसी न्यूज भी, हालांकि मैंने द हिंदू वाली वीडियो में कवर कर ली थी, पर फिर भी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो बात की जा रही है, देखिए अगर दोनों वीडियो आप लोग रेगुलर देख रहे हैं ना तो कोई भी न्यूज आप लोगों की नहीं छूटेगी जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दुनिया भर की हजारों न्यूज आती हैं डेली, पर लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों की, तो वे मैक्सिमम आप लोग की कवर हो जाएंगी अगर ये दो वीडियो आप लोग ट्रस्ट कर इन वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो मत छोड़िए, कंटिन्यूअस ये वीडियो देखिए, आप लोगों की सारी चीजें कवर होती रहेंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी कॉन्डोलेंस यहां पर दिया गया है। ये है यहां पर सौमित्रा चटर्जी, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। सौमित्रा चटर्जी जो है यहां पर 1935 से लेकर 2020 तक का टाइम ड्यूरेशन इनका रहा। तो अभी रिसेंटली नवंबर के महीने में इनकी डेथ हुई। ये एक इंडियन फिल्म एक्टर थे। इसी के साथ में यहां पर इनके द्वारा कोलैबोरेशन किया गया विद ऑस्कर विनिंग जो फिल्म डायरेक्टर है सत्यजीत रे के साथ में मिलकर इनके द्वारा काम किया गया लगभग 14 फिल्मों के अंदर। इनको पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है 2004 में, और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है जो कि हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के लिए। तो वो भी यहां पर ये जीत चुके हैं। तो ये पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अभी रिसेंटली एक फेक न्यूज निकल कर आई जो हमारी कंट्री की इंडियन आर्मी के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये फेक न्यूज ये थी कि चाइना के द्वारा हमारी कंट्री के जो सोल्जर थे जो यहां पर
LAC के पास में, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, उनको पीछे भगाने के लिए वहां से ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में माइक्रोवेव वेपन यूज किए गए। तो इसकी वजह से यहां पर माइक्रोवेव वेपन जो थे वो न्यूज में थे। तो इसके बारे में आप लोगों को यहां पर डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूं आखिर क्या है, कैसे कैसे चीजें हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर माइक्रोवेव वेपन के बारे में बात करते हैं। माइक्रोवेव वेपन जो है यहां पर ये हाई फ्रीक्वेंसी बीम यूज की जाती है, जो कि किसकी रहती है, ये रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जो EM यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां पर यूज किया जाता है, जो कि हीट करता है वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, इसी के साथ में स्किन और पेन करता है, डिस्कंफर्ट क्रिएट कर देता है। तो ये कई सारी कंट्री आज के डेट में ये वेपन डेवलप कर चुकी हैं, जिसमें ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो एक तरीके से टारगेट किए जाते हैं। कंसर्न यहां तक भी पाया जाता है इस पर्टिकुलर जो वेपन का कि ये कार्सोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ यहां पर इसमें पाया जाता है, एक तरीके से कैंसर पैदा करने वाला जो फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो बीम है यहां पर, ये बेसिकली रेडियो जो बीम है वो छोड़ी जाएगी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर और उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर इसको यूज किया जाए सोल्जर्स के ऊपर तो उनको वहां से भागना पड़ जाएगा, ऐसी कंडीशन आप लोग देखते हैं। जबकि वहां पर कोई गर्मी नहीं है, बर्फ पड़ा हुआ है, पर फिर भी उनको गर्म फील होने लगेगी, उनकी बॉडी में ईचिंग होने लगेगी बॉडी में, और कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आखिर हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि चाइना जो है फर्स्ट टाइम डिस्प्ले कर चुका है ऑलरेडी यहां पर 2014 में माइक्रोवेव वेपन, जिसका नाम रखा गया पोली WB1। तो ये पोली WB1 किसका माइक्रोवेव वेपन है, ये चाइना का है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास भी वेपन है, जिसको इनके द्वारा ADS के नाम से जानते हैं, यानी कि एक्टिव डायनियल सिस्टम के नाम से यहां पर यूएसए में इसको जानते हैं। यानी कि चाइना का है यहां पर पोली WB1, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर यूएसए का जो है वो है एक्टिव डायनियल सिस्टम। तो हमारी कंट्री से रिलेटेड ये न्यूज में है, तो आप लोगों से बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जरूर, और इंडिया और चाइना काफी न्यूज में भी है, तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के द्वारा। हमारी कंट्री में जो फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, यानी कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो स्कीम है, जिसको हम लोगों ने FME यानी कि PMFME स्कीम के नाम से जाना है, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इंपॉर्टेंट तो ये है एक तो ये है यहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में किसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है, तो हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर आत्मनिर्भर रहे, बाहर की कंट्री के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी न रखनी पड़े। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया, और जो PMFME यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें राज्य गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मिलकर काम करती है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि मैं 50% दूंगा और 50% तुमको देना है, ठीक है, तो इस तरीके से स्कीम हो जाएगी। तो दोनों मिलकर काम करती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर रहता है कितना कितना खर्चा उनको करना है। एम बेसिकली क्या है, एम ये है कि हमारी कंट्री में जो छोटी छोटी उद्योग हैं, जो इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज है, छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड जो सेगमेंट है, आप लोग उदाहरण के तौर पर समझिए, आप लोगों ने अगर मोहल्ले में कोई ऐसी माँ बहन है जो अचार बनाती है, ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे छोटे छोटे स्तर पर कपड़े सीलते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें। कई बार गांव में देखा होगा कई सारे लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी बास्केट वगैरह बनाते हैं जो लकड़ियां रहती है उनको यूज करके। तो कई सारे ऐसी चीजें नॉर्मली बनाई जाती हैं। आंवले का मुरब्बा, अभी एक फ्रेंड था मेरा काफी, जब मैं अपना जो ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पर, तो उनके आसपास वाले एरिया में आंवला बड़ा फेमस है, तो वहां पर आंवले का मुरब्बा बनाया जाता था, ठीक है। तो मुझे बोल रहा था चल यार आंवले का बिजनेस करते हैं, मुरब्बा बनाकर बेचा करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करो फिर देखते हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इंसान आसानी से अगर लोकल एरिया पर कोई काम करता है तो उसको अच्छे से आप लोग एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, तो उसको प्रमोट करने का यहां पर बेसिकली काम किया जाएगा। तो फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसी के साथ में प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैं, तो ये सारे जो बेसिकली यहां पर काम करेंगे ताकि एक चेन स्ट्रक्चर क्रिएट की जा सके और सामान को वहां से एक अच्छे लेवल पर कंट्री में पूरी में डिलीवर भी किया जा सके। मान लीजिए मैं कोई सामान बनाने स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने आंवले का मुरब्बा बनाने स्टार्ट कर दिया अपने घर पे, ठीक है, अब वो आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो उसी के बारे में मैं यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो इस तरीके की चीजें अगर होती हैं तो फिर वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर एक बात इसके बारे में आप लोग याद रखिए, किस पर्टिकुलर मिशन के तहत है, तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री की। इसके मिनिस्टर कौन है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन आप लोग भी जाकर सर्च कीजिएगा, एक होमवर्क हो गया आप लोग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है एक सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर का मतलब एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कितनी से बड़ी कैलकुलेशन कोई भी जो चीजें हैं वो आसानी से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो यहां पर काम कर सकते हैं। तो ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं वो बड़ी कैलकुलेशंस बड़े सिस्टम को सोल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारी कंट्री का जो सुपर कंप्यूटर जिसके बारे में बात करें उसका नाम है परम सिद्धि, PARMSIDDHI। तो परम सिद्धि अगर आप लोगों से पूछे क्या है तो हमारी कंट्री का एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ईपीएफओ में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे आप लोगों से कंप्यूटर वाले सेक्शन में परम सिद्धि ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। हमारी कंट्री की जो रैंक है परम सिद्धि की वो ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप मोस्ट पावरफुल जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें से 63 यानी कि 63 रैंक है हमारी कंट्री का जो परम कंप्यूटर है यानी कि परम सिद्धि कंप्यूटर है। परम सिद्धि एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि HPCAI सुपर कंप्यूटर है जो कि हमारी कंट्री में किसके तहत, ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया जो कि सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हमारी कंट्री में एक ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। तो यहां पर जो परम कंप्यूटर है ये हमारी कंट्री का इसकी जो रैंक रही है वो 63 रैंक रही है यहां पर टॉप 500 रैंक में अगर आप लोग बात करते हैं तो इसकी वजह से ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट निकल कर आते हैं आप लोगों से, अगर ध्यान से आप लोग इन चीजों को याद रखिएगा तो कभी एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। और मैंने आप लोगों को बता भी रखा है 2 वीडियो अगर फॉलो कर लेंगे करंट अफेयर की तो आप लोगों का करंट अफेयर का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग याद रखिए। आगे बात करते हैं, छोटी सी न्यूज है, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में कई बार पूछ ली जाती है। गोवा जो हमारी कंट्री में काफी छोटा राज्य है, अगर मैप में भी आप लोग इसको एक बार देखना चाहते हैं तो यहां पर देखते हैं। गोवा ये हो गया हमारी कंट्री में जो वेस्टर्न कोस्ट पर राज्य है, ऊपर महाराष्ट्र हो गया और नीचे हो गया कर्नाटका। तो 2 राज्य इसको टच करते हैं। तो गोवा राज्य की जो पहली फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी जिनका नाम था यहां पर मृदुला सिन्हा। तो मृदुला सिन्हा जो थी यहां पर अब हमारे बीच में नहीं रही है। तो 77 की एज में इनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली। मृदुला सिन्हा जो है ये इंडियन राइटर भी थी, पॉलिटिशियन भी थी और गवर्नर भी यहां पर रह चुकी है गोवा की। कब से कब तक का, अगस्त 2014 से लेकर अक्टूबर 2019 तक। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ गोवा आप लोग इनको बोल सकते हैं क्या है थी मतलब। और फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुकी है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से डायरेक्ट कई सारे जो बोर्ड्स वगैरह है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम दे देंगे और बोलेंगे बताइए किस किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर जो बोर्ड है जिसको CSW भी आप लोग बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आइए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर हमारी कंट्री में फीमेल सेक्स रेशियो के बारे में। देखिए बेसिकली क्या होता है, फीमेल का जो हमारी कंट्री में अगर सेक्स रेशियो देखिए वो काफी कम है एज कंपेयर टू मेल के। हम लोग नॉर्मली ये मानते हैं कि 1000 मेल अगर 1000 मेल है उनकी शादी करनी है तो कितनी फीमेल की जरूरत होगी अगर शादी के पॉइंट ऑफ से काउंट करें से। तो नॉर्मली आप लोग ये समझिए कि 1000 पे 1000 लड़कियां रहेंगी तो सही रहेगा। अगर उससे कम हो जाती हैं तो इसका मतलब ये कि लड़के ज्यादा हैं हमारी सोसाइटी में, लड़कियां कम है, क्योंकि हर एक पर्सन को लड़का चाहिए। लड़की की इच्छा रखने वाले बहुत कम लोग हैं। लड़की पैदा होती है तो ये मानते हैं पता नहीं क्या एक तरीके से अत्याचार हो गया। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी यहां पर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में जाएंगे तो यहां पर 1084 फीमेल पर 1000 मेल पर है, यानी कि यहां पर फीमेल ज्यादा है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारी कंट्री का जो अरुणाचल प्रदेश वाला राज्य है यहाँ पर ये बेस्ट जो सेक्स रेशियो है हमारी कंट्री में। नागालैंड में यहाँ पर 965 है, मिजोरम में 964 है जो कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य है ना हमारी कंट्री में वो ज्यादा मेल और फीमेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं। जहां हाई प्रोफाइल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है ना वहां काफी आप लोगों को ये चीजें कम देखने को मिलेगी। कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वहां पे आप लोगों को नजर आएगा कि हाँ वहां पे सेक्स रेशियो अच्छा होना चाहिए, पर वहां पे एक तरीके से जब पढ़े लिखे लोग आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्स रेशियो वहां पर बहुत कम मिलेगा। ये बात गारंटी में आप लोग लिख कर ले लीजिए। और जहां पर कम पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर सेक्स रेशियो आप लोग को अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो इन सब चीजों में ज्यादा फोकस देकर नहीं चलते हैं, उन सब चीजों को चेक कराना और वो सब चीजें, जबकि पढ़े लिखे लोग सोसाइटी में ज्यादा ऐसी हरकतें करते हैं। अगर बात करूं अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री में इधर से उठा हो गया भूटान, इधर से हो गया नागालैंड, ठीक है। और यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया आसाम। हमारी कंट्री के 2 राज्य टच करते हैं, नागालैंड और आसाम। और बाकी ऊपर से हो गया तिब्बत यानी कि चाइना, इधर से हो गया भूटान और इधर से हो गया म्यांमार।
3 इंटरनेशनल बॉर्डर यहां पर आप लोग को टच करते हुए इसके नजर आते हैं। तो ये नागालैंड और मिजोरम भी है फिर इसके साथ में, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए। नागालैंड तो यहां पर यही हो गया साइड में टच करता हुआ, और मिजोरम अगर आप लोग देखिएगा तो मणिपुर है बीच में, फिर उसके नीचे मिजोरम है, ठीक है। तो ये राज्य हैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, जहां पर हमारी कंट्री में जो फीमेल जो एक तरीके से रेशियो है वो काफी अच्छा पाया जा रहा है यहां पर, ये खासकर इन 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के जो 3 राज्य हैं यहां पर। ये स्टेट 2018 का जो रिपोर्ट है यहां पर, जिसको बोलते हैं विटल स्टैटिक ऑफ इंडियन बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत यहां पर टॉप किया गया है। मणिपुर जो है वो अदर दूसरी साइड में आप लोग देखिए यहां पर बॉटम में आप लोगों को देखने को मिला है, यानी कि मणिपुर यहां पर बॉटम में है, ठीक है, और यहां पर बाकी के राज्यों ने टॉप किया है। बाकी अगर देखेगा मणिपुर यहां पर ये 757 है, कितना कम है यार, ठीक है। इसी के साथ में लक्षद्वीप जो है यहां पर ये 839 है, ठीक है। इसी के साथ में दमन एंड दीव है ये 887 है, बाकी पंजाब है ये 896 है। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है हमारी कंट्री में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कंट्री में सेंसस भी प्रस्तुत करते हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सेंसस के बारे में जरूर ध्यान रखेगा। तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, फिर है यहां पर नागालैंड, फिर है मिजोरम और फिर है केरला। केरला काफी अच्छा लगता है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा राज्य है, और वैसे भी आप लोग देखिए सेक्स रेशियो के पॉइंट ऑफ से भी 4th नंबर पर है। तो बाकी यहां पर देखते हैं कर्नाटका ये 957 हो गया, तेलंगाना 924 हो गया, दिल्ली 929 हो गया, ठीक है। तो अभी ये डेटा है और इकट्ठे किए जा रहे हैं। बाकी सेंसस जो प्रस्तुत किया जाएगा नेक्स्ट ईयर 2021 में, तो और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि माइंड में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग के सामने यहां पर बात की जा रही है, ये है स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है हमारी कंट्री में, तो वो गुजरात के अंदर में है। किस रिवर के पास में ये आप लोग बताइएगा। हमारी कंट्री के जो पहले होम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनसे रिलेटेड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी कंट्री में ये काफी इंपोर्टेंट जो स्टैच्यू अनवील की गई थी हमारी कंट्री में, तो याद रखिएगा। अब स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस को अनवील किया गया है। 151वीं बर्थ एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट की गई जैन आचार्य श्री विजय वल्लभा सुरीश्वर जी महाराज से रिलेटेड यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे पहले तो जैन से रिलेटेड है, यहां पर जैन धर्म से रिलेटेड है हमारी कंट्री के ये, जो कि स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है यहां पर ये हमारी कंट्री में जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो जैन से रिलेटेड पर्सनालिटी है, जैन आचार्य जिनको आप लोग बोल सकते हैं, जिनका नाम है विजय वल्लभ सूरीश्री जी महाराज, ठीक है। तो इनकी 151वीं ये 151वीं यहां पर इनकी ये बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो यहां पर सुरेश्वर जी महाराज, यहां पर ये इनका नाम याद रखेगा। स्टैच्यू जो है यहां पर एक तरीके से जैन आचार्य से रिलेटेड यहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम रखा गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। 151वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो यहां पर 151 इंच की ये स्टैच्यू है, ठीक है। 151 इंच की ही ये स्टैच्यू है, जो कि यहां पर ये अष्ट धातु से बनाई गई है, जिसमें 8 मेटल यूज किए गए हैं विद कॉपर, ठीक है। मेजर कंस्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सबसे ज्यादा कॉपर यूज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो विजय वल्लभ साधना केंद्र है यहां पर ये है जैतपुरा, कहां पर पाली जो डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी है वो गुजरात के अंदर है, स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान के अंदर है, यानी कि राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो दोनों राज्य आपस में आप लोग यहां पर देखते हैं बॉर्डर टच करते हुए नजर आएंगे, एक हो गई राजस्थान में और एक हो गई गुजरात के अंदर में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर में आती है, ये आती है हरदीप सिंह पुरी जी के अंडर में। तो हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारी कंट्री में अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। ये सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज जो है 243 सिटी के अंदर यहां पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि जो सेफ्टी टैंक है खासकर एक तरीके से उनको एक तरीके से क्लीन करने के लिए यहां पर लोगों को उसके अंदर न उतारा जाए और उसको आसानी से क्लीन किया जा सके और लोगों की जान न जाए। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को जो मिल रहा है, ये 19 नवंबर से स्टार्ट किया गया है और ये अगस्त 2021 तक चलने वाला है, 15 अगस्त 2021 तक। तो इस चैलेंज के तहत याद रखना 19 नवंबर से स्टार्ट किया गया और अगले साल 15 अगस्त 2021 तक चलने वाले हैं। इसके चलते यहां पर जो लोग हैं उनको जो बेसिकली गटर के अंदर उतारा जाता है वो सारी हरकतें देखने को मिलती हैं, जिससे कई सारे लोगों की जान चली जाती है, उसको हम लोग बचा पाएंगे। आप लोगों ने यहां पर देखा भी होगा
कई सारे लोगों को इस तरीके से गटर में उतारा जाता है बिना कोई कपड़े पहने हुए, और इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी जाती है। इन्हें कोई सेफ्टी किट भी नहीं दी जाती है, और इसकी जगह जो ये इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर बेसिकली ये सिस्टम है यहाँ पर जो यूज करना चाहिए इसको साफ करने के लिए, और हमारी कंट्री में इसके लिए एक्ट भी बना हुआ है। तो यहाँ पर जो लॉ बनाने वाले हैं वही लॉ ब्रेक करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से एक कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि गवर्नमेंट के ही लोग जो है यहाँ पर इनको ये इस तरीके की हरकतें करने के लिए मजबूर करते हैं। मजबूर क्या करते हैं, बेसिकली इनकी मजबूरी है, कुछ पैसों के लिए अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए इनको ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं। जबकि हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। पूरा मतलब क्या है, प्रोहिबिट मतलब रोकना है, जो इंप्लीमेंट करते हैं मैनुअल स्कैवेंजर, इनके जो सफाई कर्मचारी होते हैं इस तरीके के, जो कि मैनुअली कहीं पर जाकर नीचे गटर में उतरकर उसको साफ करते हैं, उनको ये काम करने से रोकना है। ठीक है, तो इसी के साथ में रिहेबिलिट करना है उनको, यानी कि उनको रहने के लिए कोई जगह, खाने पीने के लिए अपनी जिंदगी को आसानी से व्यतीत कर सके, उसके बारे में कुछ कर रहे हैं ताकि ऐसी एक्टिविटी वो फिर से न करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ताकि अगर कोई भी ऐसी क्लीनिंग होती है उसको मशीन के थ्रू क्लीनिंग किया जा सके। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, ये पर्टिकुलर जो मशीन है ये यहाँ पर यूज करनी चाहिए, ना कि पर्टिकुलर पर्सन का भी। कई बार तो कई सारे बूढ़े बूढ़े पर्सन भी यहाँ पर एक तरीके से इसके अंदर जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली को कुछ भरपेट खाना खिलाने के लिए। तो ये सिचुएशन सामने आती है निकलकर। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है उनके द्वारा भी ये बातें बोली गई है कि हमारी कंट्री में जो स्वच्छ भारत मिशन है, खासकर अर्बन वाले एरिया में, वो भी यहाँ पर इसके बारे में बात करता है कि कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर वर्कर को इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए फोर्स नहीं करना है। और जो सिटीज हैं उनको भी यहाँ पर 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो यहाँ पर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, ठीक है, फिर एक तरीके से जो यहाँ पर 10 लाख है, फिर 3 to 10 लाख है, और फिर अप टू 3 लाख यहाँ पर जो सिटी है। तो टोटल प्राइज मनी 52 करोड़ के करीब यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है जो सिटीज हैं अक्रॉस ऑल द कैटेगरी, ताकि इंप्रूव कर सकें और उनके अंदर एक कंपटीशन भी देखने को मिले। तो ये काफी एक व्यवस्था हमारी कंट्री में की गई है सिचुएशन को सुधारने के लिए। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी ये न्यूज पूछ ली जाती है डायरेक्ट आप लोगों से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो प्राइम मिनिस्टर है लग्जमबर्ग, उनके द्वारा अभी पहली इंडिया और लग्जमबर्ग जो वर्चुअल समिट देखने को मिली। वर्चुअल एक तरीके से आभासी आप लोग बोल सकते हैं, जिसको ऑनलाइन समिट आप लोग बोल सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहां पर 3 एग्रीमेंट साइन किए गए दोनों कंट्री के बीच में। पहला है कि MOU इंडिया, जो यहां पर खासकर इंडिया का जो इंडियन एक्सचेंज है यहाँ पर, जो इसको INX के नाम से आप लोग जानते हैं, और इसी के साथ में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा जो MOU है यहाँ पर ये है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। और तीसरा है यहाँ पर ये MOU इन्वेस्ट इंडिया, और यहाँ पर है ये है लक्सी इनोवेशन। ठीक है, तो इनके बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया। लग्जमबर्ग जो है यहाँ पर यूरोप के अंदर एक कंट्री है, ऊपर बेल्जियम, इधर हो गया जर्मनी, यानी कि नॉर्थ में हो गया बेल्जियम, इसी के साथ में अगर ईस्ट में जाएंगे तो जर्मनी थोड़ा सा, और यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे साइड में, साउथ साइड में, तो यहां पर फ्रांस नजर आएगा। लग्जमबर्ग की कैपिटल भी लग्जमबर्ग है, जैसे सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। इसी तरीके से कई सारी ऐसी कंट्री हैं जिनकी कैपिटल आप लोगों को वही सेम उस कंट्री के नाम पर देखने को मिल जाती है। अपनी कंट्री के साथ में अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो यहां पर अपनी प्यारी कंट्री है, यहां से अगर जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है यहां पर आप लोगों को लग्जमबर्ग देखने को मिलेगा। तो इसके जो एरिया है वो आप लोग जरूर याद रखिए। कई बार एक आंसर राइटिंग करना है या फिर कुछ भी, तो आंसर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, जैसे पूछ लेंगे 3-4 कंट्री के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि कौन सी इनमें से लैंडलॉक कंट्री है। तो लग्जमबर्ग जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, और ये फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन में पहले 28 मेंबर हुआ करते थे, आज की डेट में जब से जो यूके बाहर निकला है 27 मेंबर यहां पर रह गए हैं। तो लग्जमबर्ग के साथ में अगर अच्छे रिलेशन होते हैं तो एक तरीके से आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन होते हुए नजर आएंगे। तो एक तरीके से गेटवे तो नहीं बोलेगा, पर हाँ फिर भी एक अच्छी एंट्री का एक साधन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर इंडिया और भूटान के बारे में है। भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है जिसकी कैपिटल है थिम्पू। हिमालयन रीजन में भूटान आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। अगर अपनी कंट्री के कंपेयर में आप लोग देखिएगा कि भूटान कहां पर पड़ता है, तो एक छोटी सी कंट्री यहां पर आप लोगों को नजर आएगी, जिसको हमारी कंट्री के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो 4 राज्य टच करते हैं, सिक्किम, इसी के साथ में वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बेस तो आप लोगों से बोलेंगे कि कौन से राज्य टच करते हैं और वेस्ट बंगाल का नाम नहीं देंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग ये सोचते हैं वेस्ट बंगाल तो नीचे ही है। नहीं, वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर जाकर आसाम के साथ में भी टच होता है। तो यहां पर भूटान है, तो भूटान जो है यहां पर हमारी कंट्री के 4 राज्यों को टच करता है। तो भूटान में कई सारे लोग हमारे विजिट करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं।
तो उसी भूटान में अगर कल को हमारी कंट्री का जो रुपया कार्ड है अगर वो अच्छे लेवल पर काम करते हैं तो हमें आसानी वहां पर रहती है। तो यही बात बोली गई है कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो भूटान के बीच में वर्चुअली रुपए कार्ड का फेज 2 स्टार्ट किया गया, यानी कि रुपया कार्ड वहां पर आप लोग जाकर यूज कर सकते हैं। फेज 1 जो था यहां पर, ये ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब विजिट थी भूटान में लास्ट ईयर अगस्त के महीने में, तब इसको लॉन्च किया गया था। इंप्लीमेंटेशन जो है फेज 1 का रुपये कार्ड का भूटान के अंदर में, ये इंडियन विजिटर अगर भूटान के अंदर जाते हैं तो एटीएम एक्सेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो एटीएम की हेल्प से, और यहां पर आप लोग कुछ खरीद भी सकते हैं अक्रॉस द जो भूटान है वहां पर पॉइंट ऑफ सेल जो टर्मिनल होते हैं, यानी कि एक तरीके से जहां पर कार्ड यूज करते हैं आप लोग। फेज 2 अलाउ करेगा जो भूटानीज जो कार्ड होल्डर हैं उनको एक्सेस करने के लिए रुपया नेटवर्क, यानी कि अब यहां पर भूटानीज कार्ड होल्डर को भी यहां पर ये एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो भूटान एक काफी इंपॉर्टेंट राज्य है हमारे पड़ोसी देश में, खासकर ये इंपॉर्टेंट एरिया जरूर याद रखेगा। चाइना और भूटान के बीच में जो पर्टिकुलर ये एरिया है ये चुम्बे वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सॉरी चाइना इंडिया और भूटान के बीच में, क्योंकि इंडिया का यहां पर सिक्किम यानी कि हमारी कंट्री का जो सिक्किम राज्य है, तो यहां पर हो गया ये सिक्किम और यहां पर हो गया ये चुम्बे वैली, ठीक है। यहीं पर ही डोकलाम सेक्टर था जब डोकलाम डेडलॉक देखने को मिला था इंडिया और जो चाइना के बीच में भूटान वाले एरिया के लेकर। ओके, हमारी कंट्री में जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई तब से ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी काफी ज्यादा न्यूज में है। ये है हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो इनको RPN के नाम से भी कई बार लोग बोलते हैं, या फिर निशंक ओनली भी वर्ड यूज करते हैं कई बार, पोखरियाल निशंक भी कई बार बोलते हैं। तो इनको अभी यहां पर विज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है और वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू यहां पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो 21 नवंबर यानी कि आज के दिन यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। और हाँ, एग्जाम के लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये जो डेट रहती है जैसे 21 नवंबर यहां पर लिखा हुआ है, तो एग्जाम के लिए इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इन पर ज्यादा फोकस मत दिया कीजिए। कोई नहीं पूछ रहा आप लोगों को नवंबर के महीने में दिया गया, सितंबर के में रेयरली कहीं पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस हाँ, इसलिए दे देता हूं ताकि यहां पर आप लोगों को आइडिया रहेगा ये न्यूज जो है वो आसपास की है, ज्यादा पुरानी नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को रहे, ठीक है। वैसे ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है डेट वगैरह। ओके, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, कौन सा अवार्ड मिला है वो पता होना चाहिए, किस रीजन से मिला है वो पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पर विज्ञान इंटरनेशनल अवार्ड है, यहाँ पर ये विज्ञान यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की ऑर्गेनाइजेशन है लंदन में, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ये जो पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने जो काफी एक अच्छा काम किया होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो श्री जो पोखरियाल जी हैं इनके द्वारा लगभग 75 के करीब किताबें जो हैं अब तक ये लिख चुके हैं और वो कई सारी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट की गई हैं, नेशनल और फॉरेन लैंग्वेज में। तो इसीलिए यहां पर इनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी रिसेंटली अभी। आप लोगों के लिए यहां पर एक क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आई गई। आप लोगों को ये बताना है जो एजुकेशन है वो हमारी कंट्री में किस लिस्ट के अंदर आता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यहां पर अभी रिसेंटली पॉलिसी लाई गई है। और ये जो पॉलिसी है हमारी कंट्री में ये कौन से नंबर की पॉलिसी है? इससे पहले 2 पॉलिसी आ चुकी है, तो तीसरे नंबर की पॉलिसी है। तो इससे पहले 2 पॉलिसी जो आई है वो किस किस ईयर में आई है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की थी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर ये बात कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनल जो व्हीकल होता है उसको पब्लिक रोड पर अगर कोई चला रहा है, ठीक है, तो प्राइवेट जोन नहीं माना जाएगा, वहां पर वो पब्लिक स्पेस ही माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे मैं अपनी गाड़ी को लेकर अगर रोड पर जाता हूं और मैं बोलूं कि मैं अपनी गाड़ी में नकाब नहीं, सॉरी, मास्क नहीं लगाऊंगा मास्क नहीं लगाऊंगा, और यहां पर कोई पुलिस वाला अगर बोले कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, मास्क लगाना चाहिए आपको, और मैं बोलूं कि नहीं प्राइवेट व्हीकल में बैठा हूं, कोई जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि यहां पर जो सेक्शन 2 है 17, जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 17A है बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, वो पब्लिक प्लेस को डिफाइन करता है कि वो एरिया जहां पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है तो पब्लिक प्लेस है, इंक्लूडिंग अगर आप लोगों का ये जो कार वगैरह है वो भी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको प्राइवेट स्पेस नहीं बोल सकते हैं। प्राइवेट स्पेस आपके घर में होगा, आप लोगों का बेडरूम होगा प्राइवेट स्पेस, आप लोगों का ऑफिस होगा जहां पर आप लोगों की मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता है। अगर पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है आसानी से तो वो पब्लिक स्पेस है, वो प्राइवेट स्पेस नहीं है। तो प्राइवेट स्पेस में अगर आप लोग हैं तो वहां पर सही है, पर लेकिन पब्लिक स्पेस में अगर हैं यानी कि गाड़ी के अंदर भी हैं तो आप लोगों को जो मास्क है वो यूज करना पड़ेगा। कोविड-19 के बहुत ज्यादा केस आने की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट अभी काफी सतर्क हो गई इन सब चीजों को लेकर, इसलिए यहां पर ये एक्टिविटी की जा रही है। मैं तो ये हिदायत दूंगा, देखिए कि आप लोग चाहे
प्राइवेट स्पेस में हो चाहे पब्लिक स्पेस में हो, अगर किसी आसपास में कोई पर्सन है और बाहर से आए तो वहां पर मास्क वगैरह यूज कीजिए, 2 गज की डिस्टेंस आप लोग बनाकर रखिए। तो ये सारी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा ट्विटर पे मैंने एक इमेज शेयर की थी छठ पूजा की, जिसमें वहां पर बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि छठ पूजा भी अब अगर आप लोगों को करनी थी तो डिस्टेंस बनाकर रखना था 2 इंसानों के बीच में, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग बोलिए कि एग्रीकल्चर, आप लोग यहां पर टमाटर काट के लेकर आए, टमाटर खेतों में से लाए और उनको आप लोगों ने टमाटो सॉस में कन्वर्ट कर दिया, गेहूं लेकर आए उनका ब्रेड बना दिया, इस तरीके से जैसे कि कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, तो इसका मतलब है फूड को एक प्रोसेसिंग जो यूनिट से होते हुए आप लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बनाए, तो उसको देख रेख करने के लिए हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है, ताकि उस चीजों को बढ़ाया जा सके और किसानों की इनकम भी अच्छी हो सके और प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी हमारी कंट्री में डेवलप की जा सके। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये यहाँ पर इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ODOP, ये डिजिटल मैप पर इसको उकेरने की बात की गई, यानी कि इसके बारे में जनता तक चीजें पहुंचे उसके बारे में बात की जा रही है। डिटेल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर ये ODOP प्रोडक्ट जो है वो ऑल स्टेक होल्डर सारे राज्यों को यहाँ पर एक तरीके से प्रोवाइड करा दी गई है, जिसके चलते यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी, SC ST या फिर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर अर्थव्यवस्था जो है एक तरीके से काफी चरमराई हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट काफी गरीब डिस्ट्रिक्ट है, तो उन पर्टिकुलर एरिया को फोकस में रखा जाएगा और वहां पर खासकर जो प्रोडक्ट है उनको सबके सामने लाया जाएगा, ताकि उनको मार्केट में रखा जा सके, बेचा जा सके और बेचने के बाद में उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर एरिया को फायदा पहुंचाया जा सके। तो उसकी वजह से ये न्यूज में है, ठीक है। तो ये जो एफर्ट है यहाँ पर एक डेवलपमेंट चेन यहाँ पर बनेगी, जिसके चलते काफी सारे लोगों को जॉब मिलेगी और इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो किसान है उनको भी फायदा होगा अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा यहाँ पर सामने निकल कर आता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साइड से ये न्यूज निकल कर आई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने बात की जा रही है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा ने अभी यहां पर अपने काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलिया के जो यहां पर काउंटर पार्ट है उनके, जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, तो इनके द्वारा मिलकर अभी एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें डिफेंस डील इनके द्वारा की गई है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यानी कि चाइना जिस तरीके से आज के में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, या फिर आप लोग बोलिए यहां पर पैसिफिक आइलैंड के पास में, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चाइना का यह प्रभाव रोकेंगे। तो इसको बोला गया यहां पर रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट, यानी कि एक तरीके से ये जो एग्रीमेंट है यहां पर ये कहीं ना कहीं मिलकर काम कर पाएंगे और अगर कोई अपना प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं तो उसको जो चाइना है वो नहीं रोकेगा। तो ये बेसिकली जब फॉरेन मिनिस्टर जो क्वाड अलायंस के यहां पर मिले इंक्लूडिंग USA और इंडिया, तो इनके द्वारा ये बातें बोली गई, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रूप्स हैं वो विजिट करेंगे यहां पर एक दूसरी कंट्री में और उनकी ज्वाइंट ट्रेनिंग भी स्टार्ट की जाएगी, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन अगर कल को बनती है तो उसके साथ में कैसे डील करना है। क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। तो यहां पर अभी देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि क्वाड ग्रुप को काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, पर लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जो बाइडेन इसको कैसे लेकर चलते हैं तो वो एक सिचुएशन देखने वाली होगी, ठीक है।